दोस्तों इंग्लिश को सीखने से ज्यादा उसे समझना जरूरी है। अब जरा यहां पर देखिए, टॉक माने होता है बात करना, लेकिन अगर टॉक के साथ टू लगा दो तो कुछ और मतलब है, और टॉक के साथ विद लगा दो तो एक अलग ही मतलब निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जंप के साथ ऑन और ऑन टू लगा के अलग अलग मतलब निकलते हैं। मैरी हो गया, आस्क हो गया, लुक हो गया, ये सारी जानकारी आज एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है और आपकी इंग्लिश बहुत दमदार और बहुत प्रोफेशनल हो जाएगी। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉक। टॉक का मतलब क्या होता है? बोलना या बात करना, किसी से बातचीत करना। लेकिन दोस्तों जब हम टॉक के साथ टू लगाते हैं तो इसका मतलब ये तो होता है बात करना, ये तो होता है, लेकिन यहां पर देखिए कि स्पीकर बना हुआ है। स्पीकर का मतलब यह है, स्पीकर का इस्तेमाल कब करते हैं हम? जब सारे सुने और एक सिंगल बंदा बोले। तो बिल्कुल वैसे ही जब हमारी कॉन्वर्सेशन वन वे हो यानी एक तरफा हो, तब ऐसी कंडीशन में हम लोग टॉक टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, सुन रहे हैं ना आप लोग, है ना? तो ये कैसी कॉन्वर्सेशन है हमारी? वन वे है। आप बस सुन रहे हैं, आप बोल नहीं सकते, आप मेरी बात को सुन रहे हैं। सो ऐसे ही मैं बोल सकता हूं, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। अब देखिए यहां पे टू आया, तो इसका मतलब हो गया ये जो बात है, ये जो टॉक है, ये वन वे है। तो ऐसे जरूरी नहीं मोबाइल के बाहर इंटरनेट पे ही हम वन वे कर सकते हैं, आमने सामने भी किसी से बस सुनना है उसे मेरी बात, हाँ भाई चुप बैठ जाओ बच्चों, ध्यान सुनो, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में टू। लेकिन अगर हम इसमें टॉक के साथ विद लगा दें, यहां भी है बात करना, बात करना। लेकिन अब देखिए यहां पे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हो गया हमारा? ये हो गया हमारा टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि दो तरफा बातचीत, यानी कि एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। इसे कॉन्वर्सेशन नहीं कहेंगे, इसे तो हम कहेंगे एक तरीके से स्पीच या बातचीत। ये है असली कॉन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत दो लोगों के बीच। तो जैसे हाँ हेलो तुम क्या कर रहे हो? अरे यार मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा हूं, बाद में बात करूंगा। ये बात फोन पे भी हो सकती है, इंटरनेट के जरिए भी हो सकती है, या फिर ये आमने सामने भी हो सकती है, लेकिन हो दो तरफा, खूब बतिया रहे हो दोनों एक दूसरे से। सो जैसे मैं अपनी दोस्त से बात कर रहा हूं, अब यहां पे मैं फोन पे किसी से बात कर रहा था, मुझसे कह रहा क्या किससे बात कर रहा हूं? जी दोस्त से कर रहा हूं। वो ऐसा तो नहीं है कि मैं एक ही तरफा कर रहा हूं, वो बस सुन रही है या सुन रहा है, हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो मैं कैसे बोलने वाला हूं? आई एम टॉकिंग, आई एम टॉकिंग विद माई फ्रेंड, विद माई फ्रेंड। अब FRIEND, अब यहां पर देखिए विद लग गया, जबकि यहां पर क्या लगा? टू लगा था, और दोनों ने चेंज कर दिया मतलब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वाला था एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। जैसे खाली मुझे कहना है मैं गुस्सा हूं, तो ना विद लगाइए ना एट लगाइए, आई एम एंग्री। पापा गुस्सा है, फादर इज एंग्री, तुम गुस्सा हो, यू आर एंग्री। लेकिन जब हम जिससे गुस्सा है उसका नाम लिख दें, तब ऐसे में हमें विद और एट लगाना पड़ेगा। अब विद कब लगाएंगे, एट कब लगाएंगे, सुनिएगा। विद हम जब लगाएंगे, देखिए ये गुस्सा और ये रो रहा है, दोनों ही क्या है? फेस है, यानी ह्यूमन से, मतलब ह्यूमन को डेडिकेटेड है। तो यहां पे जब भी हम किसी ह्यूमन से नाराज हैं, ह्यूमन हो सकता है या कोई एनिमल भी हो सकता है, मतलब जानदार चीज होनी चाहिए। एक तरीके से ह्यूमन ना लिख के मैं यहां लिविंग थिंग लिखता तो ज्यादा अच्छा रहता, समझ जाइएगा। तो जब हम कभी, अब कुत्ते बिल्ली से कौन गुस्सा होता है, तो इसलिए मैंने लिविंग ना लिख के ह्यूमन लिख दिया। तो मैं किससे? तुमसे नाराज हूं, मैं उनसे नाराज हूं, पापा मुझसे नाराज हैं, बच्चे टीचर से नाराज नहीं है। तो यहां पे हम ह्यूमन ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन विद लगेगा। तो जैसे मैं तुमसे नाराज हूं, अगर होता खाली मैं नाराज हूं तो ये यही खत्म हो जाता, आई एम एंग्री, फिर तो कुछ आगे बोलने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मैं कह रहा हूं मैं तुमसे नाराज हूं, तो ऐसी कंडीशन में अब मैं विद का इस्तेमाल करूंगा, आई एम एंग्री विद यू। ऐसे ही यहां यू की जगह कोई भी ह्यूमन आ जाए, मैं तुमसे नाराज हूं, आई एम एंग्री विद यू, मैं पापा से नाराज हूं, आई एम एंग्री विद फादर, तो विद लगाएंगे, ठीक है? एंग्री के साथ विद नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। लेकिन अब जरा टू देखिए, यहां पे बंदा गुस्सा तो है, लेकिन किसी ह्यूमन से नहीं, बल्कि ये कुछ पर्चे पे कुछ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी टॉपिक से गुस्सा हो जाते हैं, किसी टॉपिक से, टॉपिक क्यों लिख दिया भैया मैंने, क्या सोच के लिख दिया? किसी टॉपिक से गुस्सा हो जाते हैं, किसी मुद्दे से गुस्सा हो जाते हैं, दैट कंडीशन वी से एंग्री एट। जैसे कोई नया कानून आया, मुझे गुस्सा आ रहा है उस पर, तो आई एम एंग्री एट द लॉ। ऐसे ही कोई किसी ने लिस्ट बना के दी है, जी सर जी ये पढ़ाना, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है, तो मुझे ह्यूमन पे नहीं, उस मैटर, उस मुद्दे, उस टॉपिक पे गुस्सा आ रहा है। इनडायरेक्टली कहूं तो नॉन लिविंग चीज पे गुस्सा आ रहा है, तो वहां पे एंग्री एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह इस कानून से गुस्सा है, खफा है, यानी इस कानून से बहुत ज्यादा नाराज है, तो इन दैट कंडीशन वी कैन से
शी या ही, लड़की है तो शी, हमने शी मान लिया। अब हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, अब हम ऐसी कंडीशन में करेंगे शी इज एंग्री, शी इज एंग्री। अब क्या होगा, एट द लॉ, एट द लॉ, यानी इस कानून से वो थोड़ी सी नाराज है, खफा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वाला देखिएगा। अगला वाला आता है, अब एंग्री एंग्री हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट वाला आता है आस्क। अब वैसे आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना। मैं एक सवाल, मैं एक चीज यहां पर लिख दूं, जैसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं तो आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, QUESTION, ठीक है ना, आई वांट टू आस्क। तो यहां पे देखिए खाली आस्क है, तो जब खाली आस्क होता है तो उसका मतलब होता है पूछना। अब यहां पे गौर कीजिएगा, आस्क के साथ एक टू लगा दिया और आस्क के साथ एक फोर लगा दिया, दोनों चीजों में टू और फोर लगाते ही मीनिंग बदल गई। जब हम आस्क टू की बात करेंगे तो इसका इशारा गिलास की तरफ है, यानी ये जो है कुछ कह रहा है, उसे कुछ करने के लिए कह रहा है। तो जब हम कोई चीज कहते हैं, कहना, लेकिन वो कहना भी दो तरीके का होता है, गौर से सुन लीजिएगा। एक कहना होता है जैसे पापा से मैंने कह दिया कि मुझे एक साइकिल चाहिए, तो ये एक नॉर्मल कहना हो गया। एक कहना होता है ऑर्डर देना, पापा ने मुझसे कहा दरवाजा बंद करके आओ, तो पापा ने ये कहना किस रूप में कहा है, ये कहना कहा है कि ऑर्डर के रूप में। और जैसे मैंने पापा से कह दिया है कि मैं तो वहां कल जो है घूमने जाऊंगा, तो ये ऑर्डर थोड़ा ही है, तो इस कहने में से लगेगा, SAY। लेकिन जब ऑर्डर का रूप ले ले, वो कोई ऑर्डर का रूप ले ले, ऑर्डर, तो ऐसी कंडीशन में हमें आस्क के साथ टू को फिट बिठाना पड़ता है। आप देखेंगे, जरा गौर से देखिए, जैसे उसने मुझसे जाने के लिए कहा, यानी मुझे जाने का ऑर्डर दिया, तो कैसे बोलेंगे, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी टू गो, ये देखिए, तो यहां पे आस्क के बाद टू आया। याद रखिए, पहले आएगा तो वो तो नहीं बनेगा, वो पहले वाला रहेगा तो खाली आस्क ही माना जाएगा, वो फिर पूछना। लेकिन बाद में कहीं टू आ जाए सो यहां पर होगा कहना। जैसे वो मुझसे सोने के लिए बोल रहा है, ही इज आस्किंग मी टू स्लीप, तो आस्क टू मतलब कोई काम करने के लिए ऑर्डर देना। अब इसी आस्क में अगर हम फोर लगा दें, यानी कि आस्क फोर, देखिए हाथ ऐसे कर रहा है और मोबाइल की तरफ इशारा, यानी मुझे दे दो, तो बिल्कुल वही इशारा यहां पर बन रहा है, यानी कि मांगना, मांगना, कोई चीज डिमांड करना, टू आस्क फॉर समथिंग, यानी कुछ चीजों के लिए डिमांड करना। इसी इमोजी पर बनाते हैं, जैसे वह मोबाइल मांग रहा है, लाओ, है ना, वह मोबाइल मांग रहा है, तो कैसे बनाएंगे, वह मोबाइल मांग रहा है, ही इज आस्किंग फॉर माई मोबाइल, माई मोबाइल मतलब मेरा मोबाइल, यानी वह मेरा मोबाइल मांग रहा है, ही इज आस्किंग फॉर माई मोबाइल। ऐसे ही उसने पानी मांगा, ही आस्क्ड फॉर वाटर, वो खाना मांग रहा था, he was asking for food। तो जहां पे भी आस्क के बाद हमारा फोर आ जाएगा तो वो सेंस बनाएगा मांगने का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला वाला देखेंगे मैरी। अब बहुत गौर से देखना है आप लोगों ने ये वाला मुद्दा। यहां पर मैरी देखिए, दो कपल एंड ऑब्वियसली मैरी है, तो मैरी टू, अगर मैरी के साथ हम टू लगा दें तो ऐसी कंडीशन में हो जाता है से शादी, से शादी करना, ठीक है ना। तो जब भी हम किसी अपने पार्टनर का नाम लेके, जैसे मैं पार्टनर का नाम ना लूं, मैं शादीशुदा हूं, मैंने शादी कर ली है, तो टू या विद कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आई एम मैरिड, ऐसे हो गया। लेकिन जब हम से लगा देते हैं, मैं उससे शादीशुदा हूं, या मेरी उससे शादी हो चुकी है, या उससे शादी कर रहा हूं, या करूंगा, से आ गया, पार्टनर का नाम आ गया, लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में दोनों एक दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं मैरिड टू। तो जैसे उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई है, उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई है, तो देखिए यहां पे कैसे लिखेंगे, शी इज मैरिड, शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, टू अ डॉक्टर, शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, है ना। या फिर मैं एक पायलट से शादी करूंगा, आई विल मैरी टू अ पायलट, तो शादी करना मैरी के साथ टू लगाएंगे। बट अब देखिए विद लगा हुआ है, और कई लोग कहते हैं ना, आई एम मैरिड विद अ पायलट, आई एम मैरिड विद, मैं इससे, क्योंकि लोगों को लगता है कि हिंदी में हम ऐसे बोल रहे हैं मैं इसके साथ शादी करूंगा, तो के साथ के लिए हम क्या लगा देते हैं, के साथ के लिए विद लगाते हैं। तो इंग्लिश में भी उन्हें लगता है भाई ऐसे के इंग्लिश में पेल दो, है ना, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं, तो तुम्हारे साथ नहीं होता, तुम्हारे साथ शादी करने का मतलब है कि तुम भी किसी से कर लो, हम भी किसी से कर ले, एक साथ दोनों मंडप में शादी कर लेते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ साथ कर लूंगा। जैसे घर में भाई बहन होते हैं ना बड़े जो है, तो माँ बाप सोचते हैं चलो दोनों की साथ साथ निपटा देंगे, भाई बेटी की भी शादी कर देंगे, बेटे की भी खर्चा बचेगा, तो वहां विद लगेगा। तो ये तो सेंस गलत निकल रहा है। तो कभी भी किसी से ये नहीं कहेंगे कि आई वांट टू मैरी विद यू, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूं। तो ऐसी कंडीशन में हमने इस पे क्रॉस लगा दिया है, ये बोलना ही गलत है, वरना इसका सेंस क्या निकलेगा कि तुमसे नहीं शादी करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। आप भी तैयारियां करो, हम भी करते हैं, हमारी बारात आएगी, आपकी भी आएगी,
साथ साथ शादी करेंगे, तो वो वाला साथ हो गया, तो ये गलत माना जाएगा। सो द करेक्ट इज मैरिड टू। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगला है लुक। अब लुक का मतलब होता है नॉर्मली देखना, लेकिन जैसे ही हम इसमें एक एट लगा देते हैं, लुक एट, तो इसका मतलब दोस्तों हो जाता है घूरना। क्या हो जाता है? घूरना, यानी किसी को लगातार देखना, घूरना। वैसे घूरने के लिए इंग्लिश में स्टेयर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, टकटकी बांध के देखना लगातार, बट ये फ्रेज है वो वर्ब है, तो वर्बल इंग्लिश, फ्रेजल इंग्लिश सिमिलर सिमिलर तो होती है, लेकिन फ्रेजल इंग्लिश जरा पावरफुल मानी जाती है क्योंकि हर किसी को नहीं पता होती है। तो लुक एट, जब लुक के साथ एट लगेगा तो घूरना, जैसे वह मुझे घूर रहा था, ही वाज लुकिंग एट मी, ही वाज लुकिंग एट मी, ये हो गया वह मुझे घूर रहा था, लगातार टकटकी बांध कर देख रहा था, ही वाज लुकिंग एट मी। लेकिन अगर इस लुक के साथ मैं एट लगाकर फोर लगा दूं तो मैग्नीफाइंग ग्लास देखेंगे, इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है? तलाशने के लिए। तो सेम है, लुक फॉर का मतलब होता है बच्चों तलाशना, तलाशना, यानी कोई चीज सर्च करना, टू लुक फॉर समथिंग। जैसे वह एक नौकरी तलाश रहा है, वह एक नौकरी तलाश रहा है, तो कैसे कह सकता हूं मैं? ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब, ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब। यहां पे देखिए लुक फॉर एक साथ आ गया, यहां लुक एट एक साथ आ गया, तो लुक फॉर तलाशना, जैसे मैं एक अच्छा किराए के लिए मकान तलाश रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर अ गुड हाउस फॉर रेंट, या वह अपनी चाबियां तलाश रहा है, ही इज लुकिंग फॉर हिज कीज। तो कोई भी चीज ढूंढना, तलाशना, दैट इज कॉल्ड लुक फॉर। नाउ गाइस, लास्ट वाला देखिए, जंप। अब जंप का मतलब क्या होता है? कूदना, सबको पता है। जब हम जंप करते हैं सो वी से जंप, जब कूदते हैं जंप, जैसे मैं कूद रहा हूं, आई एम जंपिंग, आई एम जंपिंग। अब इस सेंटेंस को गौर से देखिए, इस सेंटेंस के अंदर ये तो लिखा है कि वो कूद रहा है, लेकिन किस चीज पर कूद रहा है ये नहीं लिखा, मैं बस कूद रहा हूं। तो जब हम सिर्फ ऐसे कहना चाहें, मैं कूद रहा हूं, वो कूद रहा है, वह कूदा, वह नहीं कूदती है, तो ऐसी कंडीशन में हम जिस चीज के ऊपर कूदा जा रहा है उसका नाम नहीं है, तो खाली जंप का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसे ही हम उस चीज का नाम ले देंगे, वह चारपाई पर कूद रहा है, तुम्हें बेड पर नहीं कूदना चाहिए, बच्चे सोफे पर कूद रहे थे, मैं यहां खड़े खड़े कूद सकता हूं, सो यहां पे हम फिर ऐसी कंडीशन में ऑन और ऑन टू, ये दो प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करेंगे। अब दोनों में फर्क समझिएगा। यहां पर एक कंगारू है ना, जैसे कैंगरू, थोड़ा सा चोचलेबाजी में बोलते हैं, तो ये कंगारू क्या कर रहा है? ये जो रोड बना हुआ है या ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर कूद रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ये एक ही जगह कूद रहा है ऐसे, जैसे मैं इस वक्त किस पे कूद रहा हूं? मैं अपने फर्श पे या मैं अपने फ्लोर पे कूद रहा हूं। तो जब हम एक ही जगह खड़े खड़े कूदते हैं, दैट इज कॉल्ड जंप ऑन, जंप ऑन। तो जैसे मुझे कहना है मैं फर्श के ऊपर कूद रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम जंपिंग ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर, ये तो हो गया। तो ऑन लग के क्या जाहिर हुआ? ऑन द सेम प्लेस, मैं जंप कर रहा हूं। लेकिन अगर जैसे यहां नीचे तो फर्श है और ऊपर कुर्सी है, मैं जंप करके ऐसे कुर्सी पे चढ़ जाऊं, तो यहां पे देखिए ये बंदा नहीं है, ये कंगारू है, ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कूदेगा, ठीक है ना, नीचे से अपने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे, तो एक जगह से दूसरी जगह पे। सो इन दैट सेंस ऑन टू लगाएंगे। तो जैसे क्या तुम कुर्सी के ऊपर कूद सकते हो? ये सोफा नीचे है, ये सोफे पे खड़े खड़े कुर्सी पे कूद सकते हो। सो यहां पे मोशन आ गया, एक प्लेस चेंज होगा दूसरे पे जाएगा। सो कैसे बोलेंगे? कैन यू जंप, कैन यू जंप। अब ऑन टू द सोफा, ऑन टू द सोफा, ये देखिए अब ऑन टू आ गया। तो ऑन टू से क्या पता चला? एक जगह से दूसरी जगह। अभी मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा बनाने के लिए, देखते हैं कितने लोग मेरे लिए बनाते हैं, बनाइएगा जरूर। फिलहाल ये सारी चीजें आज हमने सीख ली है, एंड आई होप आपको बहुत मजा आएगा और बहुत सारी नॉलेज भी मिली होगी। अब एक सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़कर जाता हूं, दिल से मोहब्बत है तो बनाइएगा जरूर, और मुझे पता है क्लास भी आपको बहुत पसंद आती है। तो इस वक्त आपके स्क्रीन पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस एपिसोड या इस वीडियो के फीडबैक या कमेंट सेक्शन में लिखनी है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। प्लीज इसकी इंग्लिश अभी बना दीजिए दिल से। और दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं और मेरे साथ कनेक्ट नहीं है तो प्लीज हो जाइए। बस इतना करना है कि आपको एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो वो लिंक आपको मिलेगा कमेंट सेक्शन में। सारे लिंक आपको फेसबुक वालों को कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, यूट्यूब वालों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां क्लिक करते ही आप मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाएंगे और वहां पर ढेर सारी फ्री में चीजें मैं भेजता रहता हूं जो आपको मिलती रहेंगी बिना किसी चार्ज के। और इसके अलावा अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो अपने आईफोन नहीं, सॉरी, एंड्रॉइड फोन में
आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, वहां पर भी ढेर सारी फ्री चीजें हैं, लेकिन वहां पर एक कोर्स भी आपको मिल जाएगा, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। मेहनत से बनाया है इसलिए इसका छोटा सा चार्ज रखा है 299, लेकिन ये चार्ज इतना नहीं है। अगर आप इसे लेने के इच्छुक है तो आप एक कोड इस्तेमाल कर सकते हैं SS50। तो जैसे ये कोड लगाएंगे तो ये चार्ज हाफ हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा पूरा 50% का डिस्काउंट पेमेंट से पहले ही। उसके बाद बस आपको हाफ पेमेंट करनी है। इस कोर्स को वो लोग ना खरीदें जिनको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती तो ये आप ही के लिए, आप इससे फौरन ले लीजिएगा। और दोस्तों मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे आप इंडिया के किसी भी कोने में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी कैश ऑन डिलीवरी पर। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।